अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते हम अपने इस चैप्टर की मशक की तीसरी मंजिल पे पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। अपने पिछले लेक्चर में हमने 5 सवालात हल करना सीख लिए थे। आज बारी है अगले 5 सवालात की, यानी कि 12.6 से लेकर 12.10 यानी कि 10वें सवाल तक हम आज के लेक्चर में हल करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह नसीहत एक है कि तसव्वुरात का इतलाक करें। इतलाक करने से आपकी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। चलें इन 5 सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, आज के सफ़र का पहला सवाल और वैसे आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से का ये छठा सवाल है। हमसे पूछा यह जा रहा है कि जब माहिरीन चश्म कहते हैं ऐसे डॉक्टर्स को कि जो इंसानी आंख के जो नक्स हैं उसको दूर करते हैं, यानी आंख के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको माहिरीन चश्म कहा जाता है। जब माहिरीन चश्म का तशख़ीसी कमरा छोटा होता है तो वो अपने मरीजों की नज़र को चेक करने के लिए मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आप अगर किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास गए हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिस जगह पे वो बैठे होते हैं वो कमरा छोटा होता है और उन्होंने कमरे की चारों जानिब मिरर्स नस्ब किए होते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कि जिसकी वजह से हर माहिरीन चश्म का कमरा छोटा होता है और उसने उस कमरे में मिरर्स नस्ब किए होते हैं। फर्ज करें कि आप किसी भी माहिरीन चश्म के कमरे में गए हैं और उस कमरे में सामने फर्ज करें यह दीवार पड़ी हुई है और ये वो जगह है जहां पे वो मरीज बैठा हुआ है अपनी आंख का मुआयना करवाने के लिए, अपनी नजर का मुआयना करवाने के लिए। अब अगर ये फासला देखा जाए ये तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा है। अगर उसे किसी ऐसे मरीज की आंख का मुआयना करना है कि जिसके लिए ज्यादा फासला दरकार हो तो फिर तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस मुश्किल को दूर करने के लिए इस दीवार पे एक शीशा नस्ब कर दिया जाता है, यानी कि एक मिरर नस्ब कर दिया जाता है। इस मिरर के नस्ब कर देने से क्या फायदा हासिल हुआ? पीछे तो अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो इसके लिए पीछे भी एक मिरर नस्ब किया होता है और उस मिरर के ऊपर हरूफे तहज्जी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आंखों का मुआयना करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो वो सामने लगा कोई बोर्ड के जिसपे मुख्तलिफ किस्म के हरूफे तहज्जी लिखे होते हैं, कुछ बड़े साइज में लिखे होते हैं और कुछ छोटे साइज में लिखे होते हैं, जिसकी मदद से वो नजर का मुआयना करता है कि नजर कितनी ज्यादा कमजोर है। अब अगर देखा जाए तो पहले फासला था इतना, लेकिन इस मिरर में वो इस बोर्ड पे लिखे गए हरूफे तहज्जी को पढ़ सकता है, यानी कि बज़ाहिर इतना नजर आने वाला फासला जो था अब इतना ज्यादा फासला बन गया है। यानी कि वो मुश्किल जो हमें पेश थी कि जहां पे फासला ज्यादा दरकार हो तो उस सूरत में क्या किया जाए, तो उस मुश्किल को खत्म करने के लिए डॉक्टर अपने सारे कमरे में मिरर्स नस्ब किए होता है, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा मरीज के जिसको ज्यादा फासला दरकार हो तो उस वजह से उस कमरे में ज्यादा मिरर्स नस्ब किए गए होते हैं। तो चलें इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि लेंस से हासिल होने वाले इमेज और ऑब्जर्वर दोनों मुखालिफ अतराफ में होते हैं। अगर माहिरीन चश्म का कमरा छोटा हो तो यह सूरत हाल मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस सूरत में ज्यादा फासला दरकार
होता है। इस सूरत हाल में माहिरीन चश्म मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि जिस्म और ऑब्जर्वर दोनों एक साइड पे होते हैं, जिसके लिए कम फासला दरकार होता है। ये नहीं जी, इस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलें बढ़ते हैं आज के सफ़र के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, सवाल नंबर 12.7 आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि लेंस की मोटाई उसकी फोकल लेंथ को किस तरह से मुतासिर करती है। कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं किसी भी लेंस की मोटाई बढ़ा दूं तो क्या उसकी फोकल लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। इस सूरत हाल को समझने के लिए फर्ज करें कि मेरे पास कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस आप जानते हैं इस तरह का दिखाई देता है। अब अगर मैं कन्वेक्स लेंस का वो हिस्सा जो कि किसी भी सफेयर का हिस्सा है इसको बनाता चला जाऊं तो आप देखते हैं एक जगह पे वो सेंटर आएगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लेंस के सेंटर जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं उसका फासला कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप ये भी जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस का आपस में क्या ताल्लुक है कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पे तकसीम कर दूं यानी कि उसे आधा कर दूं तो उस लेंस की फोकल लेंथ निकल आएगी। इसके बरक्स अगर मैं इसी लेंस की मोटाई बढ़ा दूं यानी कि पहले अगर ये इतना बड़ा है और इतना मोटा है, अब मैं इसको अगर मोटा करना चाहता हूं तो मोटा करते हुए फर्ज करें ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि अब मोटा तो हो गया लेकिन इसकी लंबाई में कुछ असर पड़ गया। अब दोबारा से अगर मैं इस लेंस को उस सतह का हिस्सा बनाना चाहूं कि जिसका ये हिस्सा है तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर आएगा वो थोड़ा सा करीब आ गया है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब दोबारा से आधा करूंगा तो फोकल लेंथ भी आ जाएगी इस लेंस की। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो उसके साथ ही फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर लेंस की मोटाई को बढ़ाते चले जाएं तो मोटाई के बढ़ाने से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और अगर मोटाई कम करेंगे तो मोटाई के कम करने से उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो चलें इसको अल्फाज की जुबान देते हैं। हम कहेंगे कि लेंस की मोटाई बढ़ाने से उसकी फोकल लेंथ में कमी वाक़या होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ और मोटाई में इनवर्स रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे मोटाई कम करनी पड़ेगी, और इसी के बरक्स अगर मैं फोकल लेंथ कम करना चाहता हूं तो मैं लेंस की मोटाई को बढ़ा दूंगा। ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही आसान और सादा सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं आज के सफर के अगले सवाल की जानिब। जी तो हम पहुंच चुके हैं आज के अगले सवाल की जानिब जो कि है 12.8। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत वर्चुअल इमेज बनाता है। इससे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या कन्वर्जिंग लेंस हकीकी इमेज यानी कि रियल इमेज भी बना सकता है। तो जवाब है जी हाँ,
कन्वर्जिंग लेंस के पास ये खूबी है कि ये रियल इमेजेस भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अब वर्चुअल इमेज जो कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बनाएगा, इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है कि फर्ज करें कि मेरे पास ये कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है और कन्वेक्स लेंस का ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजरने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑप्टिकल सेंटर से किसी एक खास फासले का डिस्टेंस, फर्ज करें कि ये लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, इस साइड पे भी लेंस का प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा। अगर मैं जिस्म को इस ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान किसी भी जगह पे रख दूं, तो अब बनने वाला जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। और इसकी कंडीशन ये होती है, इसकी शर्त ये होती है, ये जिस्म के फासले का जो साइज है ये छोटा होना चाहिए फोकल लेंथ से। तो चलें इसका जवाब हम कुछ इस तरह से देंगे कि कन्वर्जिंग लेंस उस सूरत में वर्चुअल इमेज बनाएगा जब जिस्म को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान रखा जाए। यानी कि हम कहेंगे कि जो जिस्म का फासला है ये छोटा होगा और फोकल लेंथ बड़ी होगी। जब आप ये लिख देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मुम्तहिन के ऊपर, तो उससे आपको नंबर लेने के जो चांसेस हैं आपके वो बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही सादा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें जी, तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के सफ़र का चौथा और इस सवालात का नवा सवाल हम हल करने की जानिब बढ़ रहे हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत जिस्म की जिसामत के बराबर एक रियल इमेज बनाएगा। तो इसके लिए आपको वो 5 केसेस याद होने चाहिए कि जिसमें हमने देखा था कि जिस्म को अगर मुख्तलिफ पोजीशंस पे रखा जाए तो हासिल होने वाली इमेज किस किस जगह पे हासिल होती है, और साथ ही साथ हमने उस बनने वाली इमेज की खसूसियात भी देख ली थी। अब अगर आपको याद हो उसमें से एक खास केस कि जब जिस्म को 2f के फासले पे रखा जाता था लेंस से, तो जो इमेज हासिल होती थी वो भी 2f के फासले पे हासिल होती थी। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस आ गया, कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस आ गया। कन्वेक्स लेंस का सेंटर कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल सीधी जो लाइन गुजरती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे 4 जादुई पॉइंट्स लेंगे। फर्ज करें कि इतना फासला मेरे पास प्रिंसिपल फोकस का है, ये एक पॉइंट आ गया f। अगर इतना फासला f का है तो मजीद इतना फासला लिया जाए तो ये 2f बन जाएगा। अगर इतना फासला इधर से f है तो उतना ही फासला दूसरी जानिब भी f का होगा, और अगर इतना फासला f है तो मजीद आगे इतना फासला 2f का होगा। मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें कि हमारा जो जिस्म है वो 2f पे पड़ा हुआ है। अब हम 3 जादुई रूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि अगर रोशनी की रे बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गुजरे, तो जैसे ही वो लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरते हुए वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी कुछ इस तरह से। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर रोशनी की रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर रोशनी की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरे, जैसे ही प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी तो ये लेंस से गुजरने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारे पास एक इमेज बन जाएगी क्योंकि तीनों रेज यहाँ पे मिल रही हैं, और इतना जो फासला होगा और ये जो चीज बन रही है ये इमेज बन रही है। अब आप देख सकते हैं कि जितना जिस्म का साइज था, जितनी जिस्म की जिसामत थी, तकरीबन उतनी ही इमेज की जिसामत है। ह्यूमन एरर की वजह से थोड़ा सा अगर आपको फर्क लग रहा है तो ये फर्क से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये पेट रूल है, ये बिल्कुल एक बेसिक और बुनियादी रूल है कि जब भी जिस्म 2f पे होगा तो बनने वाली इमेज भी 2f पे होगी। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा
कि जितना जिस्म का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, और इमेज जो हासिल हो रही है वो वाकयातन रेज के एक जगह पे मिलने पे हासिल हो रही है, तो बनने वाली इमेज भी रियल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज लिखनी है कि 2f पे ये अगर जिस्म रखा जाए तो हमारे पास इमेज 2f पे ही बनेगी और उतने ही फासले की बनेगी, और साथ ही आपने ये रे डायग्राम भी लाजमी बनानी है। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया है। चलें मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आला तसव्वुराती सवालात वाले आखिरी सवाल को हल करने की जानिब बढ़ते हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, हम पहुंच चुके हैं इस नहज पे कि इस सवाल के बाद हमारे आला तसव्वुराती सवालात भी अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा, सादा सा और आसान सा है, लेकिन बहुत ही बड़ा इसमें तसव्वुर यानी कि कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हमसे कहा यह जा रहा है कि हम ज्यादा फोकल लेंथ के ऑब्जेक्टिव लेंस वाली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, चूंकि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है FO बटा FE, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बटा आई पीस की फोकल लेंथ। अब अगर तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी और अगर बटे के ऊपर एक बड़ी वैल्यू आ जाए और बटे के नीचे एक छोटी सी वैल्यू आ जाए, तो उससे मैग्निफिकेशन जो भी चीज होगी वो भी बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होगी, जिससे देखने वाले जिस्म की बड़ी इमेज हमें नजर आएगी, जिससे हम चीजों को बाआसानी मुशाहदा कर सकते हैं। तो चलें इसका जवाब लफ्जों की सूरत में भी लिख देंगे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ वाली ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखने की एक और वजह आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बड़ा रखा जाता है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लाइट की रेज को हासिल कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट की रेज ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जाएंगी, इमेज का देखना उतना ही आसान होता चला जाएगा। ये नहीं जी, हमारे 10 के 10 सवाल अब मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब के अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे और आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, देखा आपने कि कितने सादा से सवालात, कितने छोटे छोटे से इसके जवाबात हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने तसव्वुरात का इतलाक करना है और इससे आपके जितने भी मुश्किल सवालात आपको लग रहे होंगे वो आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने आला तसव्वुराती सवालात के 12.6 से लेके 12.10 सवाल को ख़त्म कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मशक की तीसरी मंजिल भी अबूर कर ली है। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर से हम इस चैप्टर की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है हिसाबी सवालात। तो आइंदा लेक्चर से हम हिसाबी सवालात को हल करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।